हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। बुक आपकी है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। चैप्टर नंबर 3 है हमारा ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। इससे पहले के चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जो क्लास 12 टीएसपी न्यू ग्रुप नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और जो भी लेटेस्ट अपडेट है एग्जाम से संबंधित वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ से पीडीएफ नोट जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर देखते हैं। भारत का ग्रामीण समाज। तो देखिए, भारत का जो समाज है वो मुख्यतः ग्रामीण समाज है। हालांकि नगरीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज भी अधिकतर लोग, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 69% लगभग लोग जो हैं वो गांवों में रहते हैं और उनकी आजीविका कृषि या उससे जुड़े कार्यों पर आधारित है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे लोग ज्यादातर प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं और उसी से संबंधित जो कार्य होते हैं उनके आजीविका का साधन होते हैं। भूमि सिर्फ उत्पादन का साधन ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र है। यानी ये जो भूमि है ग्रामीण क्षेत्रों की, वो सिर्फ उत्पादन का ही काम नहीं करती बल्कि ये सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र है। भारत के अनेक त्योहार जैसे पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, बिहू हो गया, उगाड़ी हो गया, कृषि और फसल कटाई से जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ पर भूमि को जो है वो सांस्कृतिक महत्व भी दिया जाता है। यानी जब कृषि होती है, जब कृषि उनकी उत्पादन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फसल कटती है, तो उस समय उसको एक तरह से त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। ग्रामीण समाज केवल खेती तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ कुम्हार, जुलाहे, लुहार, सुनार जैसे कारीगर और पुजारी, भिस्ती, धोबी जैसे सेवा देने वाले लोग भी जीविका का हिस्सा हैं। यानी कुछ लोग जो हैं वो अपना जो प्राथमिक क्रियाकलाप है यानी कृषि से हटकर भी कुछ व्यावसायिक काम करते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग आप देख सकते हैं सबके क्रियाकलाप होते हैं। चाहे वो कुम्हार हो गया जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जुलाहे जो कपड़े बनाते हैं, लुहार जो लोहे का काम करते हैं, सुनार जो सोने का काम करते हैं। ठीक है, कारीगर हो गए जो मकान वगैरह बनाते हैं, या पुजारी वगैरह जो धार्मिक क्रियाकलाप वगैरह करते हैं, या भिस्ती वगैरह या धोबी वगैरह, ये सब जो है अपनी सेवा देकर जो है आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। आधुनिक समय में गांवों में कई लोग अकृषि कार्य जैसे सरकारी नौकरी, डाकघर, शिक्षा विभाग या सेना में भी लगे हुए हैं। तो आधुनिक समय में आप देखोगे गांव के लोग भी जो है अकृषि कार्यों में जो है आजकल कार्यरत आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चाहे वो सरकारी काम हो गया या प्राइवेट काम भी कुछ लोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार भारतीय ग्रामीण जीवन कृषि, शिल्प और सेवा गतिविधियों का मिश्रण है जो समाज और संस्कृति को गहराई से जुड़ा हुआ है। तो भारत के अंदर आप देखेंगे जो ग्रामीण समाज है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में तो लगा ही हुआ है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में भी बहुत सारे लोग आपको कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो भारतीय समाज और संस्कृति है उनका अगर आप देखेंगे तो ये एक मिश्रण है। ठीक है ना, या मिश्रित तौर पर है, हर तरह की गतिविधि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। कृषि संरचना ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग। ठीक है, तो कृषि संरचना क्या है? तो कृषि संरचना क्या होती है? कृषि संरचना से आशय ग्रामीण समाज में भूमि के स्वामित्व, भूमि के बंटवारे और उससे जुड़े सामाजिक आर्थिक संबंधों से है। यानी कृषि संरचना क्या है कि भाई जो जमीन है, जो भूमि है, उसका किस तरह से वितरण हो रखा है। ठीक है ना, लोग क्या काम करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं और कैसे इन सबका आपस में संबंध है। तो ये सारी चीजें हम कृषि संरचना के अंदर देखते हैं। कृषि संरचना ग्रामीण समाज की रीढ़ है क्योंकि वही तय करती है कि किसके पास संसाधन और शक्ति है तथा किसे दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो आप अगर प्राचीन ग्रामीण समाज देखेंगे तो वहां पर जो बड़े लोग होते थे, जो उच्च जाति के लोग होते थे, उनके पास आप संसाधन ज्यादा देखते थे। ठीक है, और वही क्या करते थे, अपना वर्चस्व चलाते थे। और जो निम्न लोग होते थे, निम्न जाति के लोग होते थे, उनसे क्या करते थे, वो कार्य करवाते थे अपनी जमीनों पर। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था चलती थी। तो एक तरह से ये कृषि संरचना बनी हुई थी कि जो भाई ज्यादा पावरफुल होता था, उच्च जाति का होता था, उसके पास जमीनें होती थी। और जो नीची जाति के होते थे, ठीक है, या उनको जाति व्यवस्था से अलग रखा गया था, उन लोगों को क्या करना करता था, सेवा का कार्य करना पड़ता था, उनके पास जमीन वगैरह नहीं होती थी। भूमि का महत्व। तो ग्रामीण समाज में आप देखेंगे भूमि ही जीविका और संपत्ति का प्रमुख साधन है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो कृषि से जुड़े होते हैं और यहीं से ये क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं।
भूमि का विभाजन असमान है, कुछ लोगों के पास बड़ी जमीन, बहुत के पास छोटी जमीन या बिल्कुल जमीन नहीं है। तो ये तो आप देखेंगे भाई कि कुछ लोगों के पास जो है, जो उच्च जाति के लोग, उच्च वर्ग के लोग पहले आते थे, उनके पास जमीनें ज्यादा होती थी, और जो निम्न जाति के लोग होते थे उनके पास तो जमीनें भी नहीं होती थी, या होती भी थी तो बहुत कम होती थी। ठीक है, लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ कि नए भूमि सुधार ला गए, जिसके तहत क्या है, उन लोगों को भी जमीनें दी गई जिनके पास जमीनें नहीं थी। लेकिन आज भी आप देखेंगे भाई बहुत लोगों के पास जमीनें नहीं है, या कुछ के पास तो बिल्कुल भी जमीनें नहीं होती हैं। कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 परिवार भूमिहीन हैं, उनकी जीविका मजदूरी या अन्य कार्यों पर निर्भर है। तो जिनके पास भाई जमीनें नहीं होती, जिनकी जनसंख्या लगभग आप देखेंगे 40 से 50% की है, तो वो लोग क्या करते हैं भाई, मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। जमीन जमींदार परिवार बेहतर स्थिति में होते हैं, लेकिन बड़ी आबादी गरीबी रेखा पर या उसके नीचे रहती है। तो आप देखेंगे भाई जो जमींदार है, जिनके पास जमीनें हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं जहां देखेंगे जिनके पास जमीनें नहीं है, ठीक है ना, वो सिर्फ क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति आपको बहुत दयनीय दिखाई देगी। वर्ग भेद आपको देखने को मिलता है। तो बड़े और मध्यम किसान तो अच्छी कमाई पर फसल के दाम और मानसून पर निर्भर होते हैं। तो भाई अच्छी कमाई होती है, अगर अच्छी मानसून आ गया और फसल अच्छी हो गई तो कह सकते हैं भाई कि जो है आर्थिक जो लाभ होता है वो काफी अच्छा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, मानसून नहीं आता, ठीक है, तो उत्पादन उस तरह से नहीं हो पाता, तो जो छोटे किसान होते हैं उनको उसका ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, कृषि मजदूर दूसरे आते हैं। बहुत कम मजदूरी मिलती है, अक्सर न्यूनतम से भी कम। रोजगार असुरक्षित और बेरोजगारी अधिक है, ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। ठीक है, तो पहले वर्ग में आपने देखा भाई बड़े और मध्यम किसान थे, तो उनकी कमाई जो है अच्छी होती थी, अगर मानसून अच्छा रह गया तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते थे, अगर मानसून खराब हो गया तो उसके बाद उनको थोड़े कम दाम मिलते थे। दूसरे जो आते हैं वो आते हैं आपके कृषक मजदूर, इनको बहुत कम मजदूरी मिलती है, कभी कभी काम मिलता है, कभी काम भी नहीं मिलता है। ठीक है, तीसरे आते हैं पट्टेदार किसान, यानी हम काश्तकार कहते हैं, मालिक से जमीन पट्टे पर लेते हैं। तो जिनकी भाई जमीन होती है उनसे क्या करते हैं, ये जमीन जो है वो क्या करते हैं, पट्टे पर ले लेते हैं, और आय का 50 से 75 किराए में देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है भाई, उन्होंने जिससे जमीन ली है उस पर जो भी उत्पादन होता है उसका 50 से 75% जो है वो जमीन के मालिक को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये होते हैं पट्टेदार किसान। महिलाएं और भूमि, तो महिलाओं की अगर बात करते हैं तो उत्तराधिकार और प्रसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती हैं। ठीक है, यानी प्रसत्तक समाज है तो महिलाओं को जो है जमीन में मालिकाना हक आप देखते हैं नहीं दिया जाता। ठीक है, कानून बराबरी देता है पर व्यवहार में उनके अधिकार सीमित हैं। तो कानून में ये सब चीज रखी गई है कि भाई महिला और पुरुष एक समान है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे व्यवहार में ये चीज आपको होती हुई दिखाई नहीं देती। भूमि का नियंत्रण परिवार के पुरुष मुखिया के पास ही रहता है। तो भूमि का जो नियंत्रण होता है वो किसके पास होता है, जो परिवार के पुरुष मुखिया हैं उनके पास ही होता है, और वही तय करते हैं भाई जमीन किसको दी जाएगी। तो ज्यादातर जो प्रस्तात्मक समाज है तो पिता के बाद जो पुत्र होते हैं उनको जमीनें दी जाती हैं, महिलाओं को नहीं दी जाती। जाति और कृषि की संरचना अगर देखें तो वर्ग और जाति आपस में जुड़े हैं पर हमेशा सीधे नहीं। तो आप देखेंगे भाई वर्ग और जाति जो आपस में जुड़े हुए थे, उच्च वर्ग के लोग जो होते थे उच्च जाति के होते थे, और निम्न वर्ग के लोग होते थे वो निम्न जाति के होते थे, पर कई बार हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। सामान्यतः धारणा है ऊंची जातियों के पास अधिक जमीन है, तो ये धारणा हमेशा से रही कि भाई जो ऊंची जाति के होते थे, ठीक है, उनके पास जमीनें जो है आपको ज्यादा दिखाई देती हैं। पर हर जगह ऐसा नहीं है, जैसे कई जगह ब्राह्मण भूस्वामी नहीं है, लेकिन कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा भाई ब्राह्मण जो होते थे वो उच्च जाति के हैं, लेकिन उनके पास जमीनें नहीं देखने को मिलती हैं। तो कई क्षेत्रों में भूस्वामी शूद्र या क्षत्रिय वर्ण के भी हैं, और कई क्षेत्रों में आप देखेंगे भाई जो जमीनें हैं वो शूद्रों के पास भी मिलेगी और क्षत्रिय वर्ण के पास भी देखने को मिलती हैं। समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवासन ने इन्हें प्रबल जाति कहा है। उदाहरण जैसे यूपी में जाट हो गए, राजपूत हो गए, कर्नाटक में वोकोलिगा लिंगायत हो गए, आंध्र प्रदेश में कम्मा रेड्डी हो गए, पंजाब में जाट सिख हो गए। तो कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर आप देखेंगे जो प्रबल जातियां होती हैं, जिनका वर्चस्व ज्यादा होता है, उनके पास जमीनें आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं, बेशक से वो जातिगत व्यवस्था में थोड़े नीचे ही क्यों ना हो। निम्न जातियां और भूमिहीनता, सीमांत किसान और भूमिहीन अधिकतर SC ST और OBC समुदाय से होते हैं। तो सीमांत किसान जो आपको देखेंगे और जो भूमिहीन होंगे वो यानी जिनके पास कम जमीनें हैं या जमीनें हैं ही नहीं, वो ज्यादातर आपको क्या देखेंगे भाई, जो पिछड़ी जातियां हैं या पिछड़ी जनजातियां हैं, ठीक है ना, और जो कबलियाई समाज है या और भी पिछड़ी हुई जातियां हैं, तो उनके पास आपको देखने को मिलेगा भाई जमीन नहीं है।
पहले दलितों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, वे भूस्वामियों के यहाँ कृषि मजदूर के रूप में काम करते थे। तो दलित जो होते थे भाई, उनको जमीनों का अधिकार ही नहीं होता था, उनका काम सिर्फ क्या होता था, मजदूरी होता था। इससे भूस्वामी को सस्ती मजदूरी और अधिक लाभ मिला। तो इससे क्या होता था, जो भूस्वामी होते थे उनको फायदा होता था भाई, क्योंकि जिनके पास जमीनें नहीं थी वो क्या करते थे, इनकी जमीनों पर काम करते थे, और सारा का सारा लाभ जो किनको मिलता था, भूस्वामियों को मिलता था। शक्ति और नियंत्रण की बात करें तो अच्छी जमीन और साधन उच्च व मध्य जातियों के पास थे। तो अच्छी जमीन अगर आप देखेंगे, जो उच्च और मध्य जातियां थी उनके पास आपको देखने को मिलता है। भूस्वामी जातियों का आर्थिक व राजनीतिक प्रभुत्व है। तो जिसके पास भाई जमीनें होती है, आर्थिक संपदा होती है, धन संपदा होती है, वो जो होता है उनका वर्चस्व जो होता है वो समाज में हमेशा ऊंचा रहता है। तो ठीक है, तो वो जो होते हैं उनका जो होगा क्या होगा, राजनीतिक प्रभुत्व भी आपको देखने को मिलेगा। तो आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व जो होता था इनका ही होता था, जिनके पास ज्यादा जमीनें होती थी। निम्न जातियों पर काम करने का दबाव, कई जगह अब भी बेगार और बंधुआ मजदूरी जैसी प्रथाएं चलन में हैं। तो आप देखेंगे भाई, कई जो उच्च जाति के लोग होते थे वो निम्न जातियों को जबरन काम करवाते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे। कई जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कहीं कहीं ये चीज देखने को मिल जाती है कि जो प्रबल जातियां होती हैं या जो उच्च जातियां होती हैं, जो जमींदार होते हैं, जिनके पास जमीनें होती हैं, वो गरीब या दलितों को क्या करते हैं, जबरदस्ती अपने यहाँ काम करवाते हैं, और कई बार तो उन्हें पैसे वगैरह भी नहीं देते। भूमि सुधार के परिणाम, तो भूमि सुधार किया गया ताकि भाई मालिकाना हक उनको भी दिया जा सके जिनके पास जमीनें नहीं है। तो स्वतंत्रता के बाद ऐसे बहुत सारे कानून भी बनाए गए। औपनिवेशिक काल में कृषि संरचना को देखते हैं सबसे पहले हम। तो प्रबल जातियां पहले से कृषि कार्य करती थी, लेकिन जमीन की मालिक सीधे तौर पर राजा या जमींदार थे। किसान फसल का हिस्सा जमींदारों को देते थे। तो भाई प्रबल जातियां थी, उनके पास पहले भी जो जमीनों पे काम करने का हक होता था वो काम करते थे जमींदारों के लिए, ठीक है। और जो एक हिस्सा होता था जो भी जमींदार तय करता था टैक्स के रूप में, वो जमींदारों को दिया जाता था, और जमींदार उसके बाद किनको देता था, वो ब्रिटिशर्स को देता था, ठीक है। तो एक तरह से एक जमींदारी प्रथा जो है वो चली आ रही थी। ब्रिटिश शासन ने जमींदारों को कानूनी संपत्ति अधिकार दिए, उनका नियंत्रण और बढ़ गया, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, जमींदारों को जब जमीनें दी गई कि भाई आप हमें टैक्स वसूल कर दो, तो इससे क्या हुआ, जमींदारों का जो नियंत्रण था वो और ज्यादा पुख्ता हो गया था, और वो क्या करते थे भाई, जमीनें किसानों को देते थे और उनसे मनचाहे दम पर टैक्स लेते थे, और फिर बाद में जो टैक्स ब्रिटिश तय करते थे वो उनको दिया करते थे, जिससे जो किसान होते थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था टैक्स का, ठीक है। तो वो उसे कई बार चुका भी नहीं पाते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दिन पे दिन और ज्यादा खराब होती चली जाती थी। जमींदारी व्यवस्था जो थी, तो कृषकों पर भारी कर टैक्स दिया लगाया जाता था और जमींदार अधिकतम वसूली करते थे। किसानों पर शोषण बढ़ा, उत्पादन घटा, अकाल व गरीबी भी फैली, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं जमींदारी व्यवस्था के अंदर। रैयतवाड़ी व्यवस्था बाद में कई क्षेत्रों में लगाई गई, जब देखा गया कि भाई जमींदारी व्यवस्था उस तरह से काम नहीं कर पा रही है, तो कुछ जगहों पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई। तो इसमें क्या होता था, किसान सीधे ब्रिटिश सरकार को टैक्स देते थे, और टैक्स अपेक्षाकृत कम निवेश की संभावना बढ़ी। तो उनको ऐसा लगा भाई कि जब डायरेक्ट ब्रिटिश को टैक्स देंगे तो उसमें हमें कुछ ना कुछ छूट मिलेगी, और टैक्स भी कम रहेगा, और हो सकता है कि भाई निवेश भी जो है वो ज्यादा बढ़े। तो इन क्षेत्रों में उत्पादन और संपन्नता अधिक हुई। तो बाद में देखेंगे कुछ समय के लिए यहाँ पर आपको उत्पादन और संपन्नता ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो बिचौलिए थे उनको निकाल दिया गया था। स्वतंत्रता भारत के बाद भूमि सुधार, और स्वतंत्रता भारत जब भारत स्वतंत्र हो जाता है उसके बाद भूमि सुधार कैसे किए गए। तो स्वतंत्रता के बाद नेहरू और नीति निर्माताओं ने कृषि सुधार को प्राथमिकता दी। तो जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है तो ये तय किया गया भाई बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, तो भूमि सुधार करके भूमि का मालिकाना हक उनको भी दिया जाए। मुख्य कारण क्या था, कृषि उत्पादकता बहुत कम थी, ठीक है, क्योंकि भाई उस समय अगर आप देखेंगे जमीनें लोगों के पास होती नहीं थी, और जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा थी वो लोग क्या करते थे भाई, वो खेती करवाते थे, और किसान उन खेतों पर खेती करते थे, वो बेमन से खेती करते थे, ठीक है। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहा गया भाई कि कृषि में सुधार, भूमि सुधार किया जाएगा, किसानों को जमीनें दी जाएंगी तो वो अपनी जमीन समझ के ज्यादा उत्पादन करेंगे। आयातित अनाज पर निर्भरता थी, तो और सबसे बड़ी समस्या भारत में यही थी कि आयातित अनाज भारत को बाहर से लाना पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ पर खाने के लिए जो उत्पादन नहीं हो पाता था, तो अमेरिका जैसे देशों से हमें जो अनाज वगैरह लेकर आना पड़ता था। ग्रामीण गरीबी की गहरी स्थिति थी, तो ग्रामीण गरीबी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि लोगों के पास जमीनें नहीं थी, तो लोग क्या करते थे भाई, मजदूरी वगैरह करके अपना पालन पोषण करते थे। तो इससे क्या होगा, अगर उनको जमीनें मिल जाएंगी तो ग्रामीण जो गरीबी है वो भी क्या होगी, सुधरेगी। मुख्य भूमि सुधार उपाय आप देखेंगे 1950 से 1970 के दशक में किए गए। सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पर जमींदारी उन्मूलन किया गया। कृषक और राज्य के बीच से बिचौलियों को हटाया गया, कि भाई अब डायरेक्ट जो है, जो राजा में जो बिचौलिए रखे गए हैं यानी जमींदार वगैरह रखे गए हैं, इनको क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब अगर किसान है उनको टैक्स देना है तो वो डायरेक्ट किसको देंगे, वो राज्य को देंगे, सरकारों को देंगे।
जमींदारों की राजनीतिक आर्थिक शक्ति घटी, तो जमींदारों की जो थी आर्थिक और राजनीतिक जो शक्ति थी लोकतंत्र आने के बाद, वो जो आप देखेंगे कमजोर पड़ती है। किसान और असली भूस्वामियों की स्थिति मजबूत हुई, तो इससे क्या हुआ भाई, जो किसान थे, ठीक है ना, और जिनके पास जमीनें नहीं थी, तो उनको जमीन भूमि सुधार करके जमीनें दी गई जाके, और उससे क्या हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी। और जो भूस्वामियों की स्थिति थी, ठीक है, जो असली भूस्वामी अब थे, तो उनकी स्थिति में भी आप देखेंगे धीरे धीरे सुधार आता है, क्योंकि भाई जो जमीन पे खेती कर रहा था, ठीक है, और उसको उसका मालिकाना हक नहीं था, तो वो उस हिसाब से खेती नहीं करता था। लेकिन जब उसको भूस्वामी बना दिया गया उस जमीन का, तो वो क्या हुआ, अच्छे से काम भी करने लगे, जिससे उनकी स्थिति भी धीरे धीरे क्या होने लगी, मजबूत होने लगी। पट्टेदारी उन्मूलन नियम लाया गया, तो कई राज्यों ने पट्टेदारी हटाने या किराए को नियंत्रित करने का कानून बनाया कि भाई या तो पट्टेदारी व्यवस्था होगी नहीं, अगर होगी तो क्या होगा, उसके कुछ नियम और कानून बनाए जाएंगे, उसके तहत ही पट्टेदारी रखी जाएगी। केरल और पश्चिम बंगाल में वास्तविक परिवर्तन हुआ, पट्टेदारों को भूमि अधिकार मिले, ठीक है। तो आप देखेंगे केरल और जो पश्चिम बंगाल की सरकार थी, उन्होंने इस पे काफी काम किया, और उसके बाद जो पट्टेदार थे उनको क्या किया गया, उनके भूमि अधिकार दिए गए। अन्य राज्यों में यह कानून प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाया, वहीं अगर आप अन्य राज्यों में देखोगे तो ये कानून उतनी सख्ती से लागू नहीं हो पाया था। भूमि की हक हदबंदी करी गई, परिवार के लिए जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई, उपजाऊ जमीन की सीमा कम, बंजर जमीन की सीमा अधिक, अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों SC ST को वितरित करने का प्रावधान दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या गया भाई, जो भूमि थी उसकी हदबंदी करी गई, भाई कितनी भूमि किसको दी जाएगी, कहाँ पे दी जाएगी, ठीक है ना, और कौन सी बंजर जमीन है और कौन सी जमीन जो है उपजाऊ है, तो इन सबको बांटा गया। और उसके बाद जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको वो जमीनें दी गई, ताकि वो भी क्या कर सके भाई, कृषि कर सके, और उनको भी क्या हो सके, फायदा हो सके, और गरीबी जो है वो कम की जा सके। समस्याएं क्या है इसके अंदर, तो कानून का सही पालन नहीं हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर भाई कानून का जो सही पालन नहीं हो पाया था, जिस तरह से कानून बनाए गए थे उस तरह से लागू नहीं हो पाए। भूमियों भूस्वामियों ने भूमि रिश्तेदारों, नौकरों, यहाँ तक कि नकली तलाक देकर पत्नी महिलाओं के नाम पर भी बांट दी। तो जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, उन जमीनों को जब सरकारों ने लेना चाहा, तो भूस्वामियों ने क्या किया भाई, जितनी भी जमीनें थी उनकी एक भाई पैमाना बनाया गया कि भाई इतनी जमीन एक भूस्वामी के पास रह सकती है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास अतिरिक्त जमीनें थी वो अपने रिश्तेदारों के नाम पर ट्रांसफर कर दी, नौकरों के नाम पर ट्रांसफर कर दी, अपनी पत्नियों के नाम पर ट्रांसफर कर दी, या पत्नियों को तलाक दिखाकर उनके नाम पर जमीनें कर दी। तो इससे उन्होंने क्या किया, जो उनकी जमीनें थी उनको बचा लिया, ठीक है। बेनामी हस्तांतरण के कारण हदबंदी अधिनियम कमजोर साबित हुआ, तो बहुत सारी ऐसे भाई देखेंगे आप, बेनामी हस्तांतरण हुआ था, जिसके तहत जो हदबंदी अधिनियम बनाया गया था, वो जो था उतने प्रभावी ढंग से जो है वो काम नहीं कर पाया। भूमि सुधार का समग्र प्रभाव क्या हुआ, तो देखिए कुछ बड़े स्टेट टूटे, लेकिन असमानता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तो आप देखेंगे भाई बहुत जगह थोड़े बहुत बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा कह दे कि भाई पूरी तरह से असमानता खत्म हो गई, तो ये चीज नहीं हो पाई। देश भर में भूमि सुधार की गति असमान रही, यानी पूरे देश के अंदर ये जो नियम बनाया गया, कानून बनाया गया, वो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया, कहीं पे लागू हुआ, कहीं पे लागू नहीं हो पाया। सकारात्मक पहलू क्या हुए, कृषि संरचना में बदलाव आया, तो आप देख सकते हैं इसमें भाई कृषि संरचना में बदलाव आया, उन लोगों को भी जमीन दी गई जिनके पास नहीं थी। उत्पादन क्षमता पर ध्यान बढ़ गया इससे, ठीक है। गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय की दिशा में क्या किया गया था, एक प्रयास था ये, ठीक है, ये सकारात्मक था। नकारात्मक पहलू क्या था, कानूनों को कमजोर क्रियान्वयन, यानी जो कानून बनाए गए उनको सही से लागू नहीं किया गया, वो सही पर से उन कानूनों पे काम नहीं किया गया। बेनामी और कानूनी बचाव के उपायों से असमानता जारी रही, तो बेनामी और कानूनी बचाव के द्वारा लोगों ने अपनी जमीनें जो थी वो बचा ली। हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम क्या थे, तो देखिए हरित क्रांति क्या थी, काल 1960 से 70 के दशक में आरंभ की गई थी। उद्देश्य क्या था, कृषि आधुनिकीकरण और उत्पादकता बढ़ाना था। सहायता जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक मदद लेना था, यानी देश के अंदर क्या था भाई, खाद्यान्न जो फसलें थी उनका संकट था, बाहर से जो है हमें आयात करना पड़ता था, और बड़े पैमाने पर हमारा जो धन होता था वो बाहर जाता था, और उस किस्म का जो अनाज है वो भी नहीं मिल पाता था। अमेरिका से हम अनाज खरीदते थे, गेहूं खरीदते थे, जो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, लेकिन उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ता था, जो पैसा देना पड़ता था। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, एक हरित क्रांति का प्रोग्राम बनाया कि भाई हम हरित क्रांति लेकर आएंगे और जो खाद्य फसलें हैं उनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, कि HYS सीड का इस्तेमाल करना था, उच्च गुणवत्ता वाली बीजों का इस्तेमाल करना था, खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करना था, सिंचाई व्यवस्था का इस्तेमाल करना था, ताकि इससे क्या हो सके, देश के अंदर जो खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है, उनको क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ताकि भारत के अंदर जो है खाद्य आत्मनिर्भरता बढ़ सके, यानी किसी दूसरे पर जो है खाद्यान्न फसलों के लिए निर्भर ना रहना पड़े, ठीक है। तो ये जो था हरित क्रांति का एक प्रोग्राम था।
तो प्रमुख साधन क्या थे? उच्च उत्पादकता वाले संकर बीज लेकर आना था, रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करना था, आधुनिक कृषि उपकरण का इस्तेमाल करना था इसके अंदर। किन किन क्षेत्रों में लागू हुआ? तो जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो ये जो 3 क्षेत्र थे महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर ये परियोजना लागू करी गई। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो थे वहां पर भी देखने को मिलता है। मुख्य फसलें जो थी वो गेहूं और चावल था। ठीक है, तो खाद्यान्न फसलों का अच्छे से उत्पादन करना, तेजी से उत्पादन करना, ताकि हम आत्मनिर्भर रह सकें खाद्यान्न फसलों पर। तो इसलिए जो हरित क्रांति जो है अपनाई गई थी भारत के द्वारा। सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई, भारत पहली बार खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना, सरकार और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। कई क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग बढ़ी, रोजगार और दिहाड़ी में भी क्या है आपको वृद्धि होती दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सकारात्मक पहलू थे हरित क्रांति के। नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या हुए? तो इसमें आप देखेंगे भाई असमानता में वृद्धि हुई, केवल मध्यम और बड़े किसान नई तकनीक अपना सके। तो इसका एक ये देखेंगे नुकसान कि भाई कि जो मध्यम और बड़े किसान थे उनको ही जो है इन तकनीक का फायदा हुआ। छोटे व सीमांत किसान निवेश की कमी से पीछे रह गए, तो जो छोटे और सीमांत किसान थे वो इसमें निवेश नहीं कर पाए। पट्टेदार किसान जमीन से बेदखल हुए क्योंकि जमींदार खुद खेती करने लगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ भाई, जो पट्टेदार थे उनको हटा दिया गया क्योंकि सारे संसाधन मिल रहे थे, तो जमींदार था वो खुद खेती करने लगा। इससे जो पट्टेदार थे उनको साइड कर दिया गया। अमीर किसान और धनी, गरीब किसान और गरीब, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया अमीर और मध्यम किसानों ने, वो और ज्यादा अमीर हो गए। और इसका फायदा आप देखेंगे गरीब किसानों को नहीं हुआ, तो वो क्या थे, और ज्यादा गरीब हो गए। सामाजिक संरचना पर असर पड़ा। आधुनिक उपकरण ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्ट ने परंपरागत सेवा कर जातियां जैसे हल चलाना, थ्रेसिंग आदि करने वाले को बेरोजगार किया और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास बढ़ा। तो इससे क्या हुआ भाई, जो नई तकनीक आई तो नई तकनीकों ने भाई जो कृषि मजदूर थे उनको निकाल दिया और वो क्या हो गए, प्रवास करके शहरों में चले गए काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सामाजिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। मजदूरों की स्थिति, तो कई जगह मजदूरों को रोजगार और मजदूरी बढ़ी, पर नगद भुगतान और महंगाई ने उनकी स्थिति को और बिगाड़ दिया। ठीक है, तो कई स्थान पर आप देखते हैं भाई रोजगार और मजदूरी तो बढ़ी थी, लेकिन अब जो एक नई व्यवस्था आई थी नगद भुगतान और साथ में महंगाई, तो उसने क्या किया, स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ा। कृषि में जोखिम और असुरक्षा, एक फसली खेती यानी मोनोक्रॉपिंग जो होती है, फसल खराब होने पर कोई विकल्प नहीं था, खाद्यान्न उगाने के बजाय नकदी फसल जैसे कपास पर ज्यादा निर्भरता, बाजार पर निर्भरता बढ़ी। ठीक है, तो इसमें एक समस्या ये आ गई भाई, जो एक फसल उगा रहा है उसको काफी नुकसान होता था, अगर उसकी एक फसल खराब हो गई तो उसका जो पूरे साल जो उसने मेहनत करी थी वो खराब हो जाती थी। तो एक ये समस्या थी। ठीक है, और खाद्यान्न उगाने के बजाय अब लोगों ने क्या किया भाई, नकदी फसलों पर ध्यान ज्यादा देना शुरू किया, क्योंकि वहां पर जो है पैसा ज्यादा मिलता था। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे जो बाजार पर है वो निर्भरता बढ़ने लग गई। कीमत गिरने या सूखा से किसान कर्ज और दिवालियेपन की ओर धकेले गए। तो इससे क्या हुआ भाई, कई बार जो देखते हैं आप कि ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो कीमतें जो होती हैं वो गिर जाती हैं। ठीक है, और कई बार सूखा पड़ जाता है, इससे भी क्या देखते हैं, फसल कम होती है, तो इससे किसानों पर जो है बहुत ज्यादा भार पड़ा। और यहाँ पर आप देखेंगे किसानों जो थे वो दिवालिया हो गए या अकेले रह गए, किसी ने उनकी सहायता नहीं करी। ठीक है, तो ये समस्याएं भी आपको देखने को मिलती हैं। क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी, जहां हरित क्रांति लागू हुई वहां तो तेजी से विकास हुआ, लेकिन अन्य क्षेत्र पिछड़े रह गए, तो क्षेत्रीय असमानता आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी में उच्च जाति भूस्वामी वर्ग और भूमिहीन मजदूरों के बीच तनाव और हिंसा बढ़ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन क्षेत्र में जो अमीर किसान थे उनको ज्यादा फायदा हो रहा था, वो क्या करते थे भाई, किसानों से ज्यादा काम करवाते थे, ज्यादा मजदूरी करवाते थे, लेकिन उतनी मजदूरी नहीं देते थे। तो इस तरह आप देखेंगे यहाँ पर जो है तनाव और हिंसा भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। पारंपरिक ज्ञान का ह्रास हुआ, यानी वैज्ञानिक बीज और संकट किस्मों के कारण स्थानीय बीजों और पारंपरिक जो कृषि का ज्ञान था उसका नुकसान हुआ। कई किसान मानते हैं कि पारंपरिक बीज संकर किस्मों से अधिक स्वास्थ्य और सुरक्षित थे। तो लोगों का मानना था कि भाई जो नई किस्म की जो बीजें आई वो उतनी ज्यादा अच्छी और प्रभावी नहीं है, जो पुरानी किस्म की बीजें वगैरह होती थी वो ज्यादा अच्छी होती थी और ज्यादा जो है स्वस्थ होती थी। ठीक है, अब कई वैज्ञानिक और किसान आंदोलन सव्यापी पारंपरिक खेती की ओर लौटने की वकालत कर रहे हैं। तो आज के टाइम भी देखोगे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं और जो हैं और जो किसान हैं वो चाह रहे हैं कि भाई पारंपरिक खेती ही शुरू हो, क्योंकि जो नई प्रकार की खेती है खाद और उर्वरक वाली, उससे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है, बहुत लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या है बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रदूषण है, तो इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई हमें पारंपरागत जो हमारी खेती के तरीके थे वहां पर लौटना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर काल में ग्रामीण सामाजिक संबंधों में क्या परिवर्तन आए? तो आप देखेंगे हरित क्रांति और श्रम संबंधों में बदलाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गहन कृषि होने लगी और कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ी, यानी हरित क्रांति ने क्या किया भाई, गहन कृषि शुरू करी जिससे मजदूरों की संख्या बढ़ गई। भुगतान का तरीका बदला, अनाज की जगह अब नगद भुगतान शुरू हुआ।
पारंपरिक बंधनों जैसे बंधुआ मजदूरी, पुश्तैनी संबंध में ढील हुई, यानी मजदूर मुक्त दिहाड़ी मजदूर बनने लग गए। ठीक है, यानी पारिवारिक संबंध होते थे ना, भाई आप हमारी खेत पे काम करोगे, कहीं और नहीं करोगे, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म होने लग गई। समाजशास्त्रीय जॉन ब्रेमन 1974 में ने इस संरक्षण से शोषण की और बदलाव कहा। ठीक है, तो जो समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन है, इसे क्या कहते हैं, ये जो शुरुआत थी वो संरक्षण थी शोषण से, यानी अब क्या था कि जो मजदूर थे वो अपने हिसाब से काम कर सकते थे, और जो पहले मजदूरों का शोषण हो रहा था अब उसमें आपको कमी होती हुई दिखाई देती है, यानी वो अपने हिसाब से काम कर सकते थे। खेती के व्यापारीकरण ने मजदूर संबंधों को पूंजीवादी कृषि की दिशा में बदलाव करते हुए दिखाया, यानी भूमि और मजदूरों का पृथकीकरण और नकदी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। तो इस समय आप देखेंगे कि पहले क्या होता था भाई, जो जमीन होती थी उस पे जो खेती करने वाले किसान होते थे, ठीक है, अब वो जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, एक मजदूरी व्यवस्था शुरू हुई कि भाई आप बाहर से मजदूर मंगाएंगे और अपने यहाँ पर खेती करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, यानी अब क्या हुआ कि जो पहले एक व्यवस्था थी कि भाई एक गांव का मजदूर है वही किसी एक जमींदार के खेती पे काम करता था और उत्पादन करता था, और उसके बदले उसे जो भी पैसा वगैरह या कह सकते हैं एक तरह से अनाज दे दिया जाता था। तो ये जो सब व्यवस्था थी धीरे धीरे खत्म होती दिखाई देती है, मजदूरों को लेकर आया जाता है और खेती कराई जाती है और उसके बाद उनको नगद में भुगतान किया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था इस टाइम आपको होती हुई दिखाई देती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का व्यापारीकरण और आधुनिकरण, तो हरित क्रांति और कृषि आधुनिकरण से गांवों में मुद्रा का प्रभाव बढ़ा। तो भाई जब आधुनिकरण हुआ या हरित क्रांति आई तो इससे क्या हुआ, आप देखेंगे कि जब नकदी व्यवस्था शुरू हुई तो मुद्रा का प्रभाव आपको ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों का जुड़ाव विस्तृत अर्थव्यवस्था और बाजार से हो गया। तो अब देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र जो थे वो एक विस्तृत अर्थव्यवस्था बन गए। अब इनका जुड़ाव यानी जो ज्यादा उत्पादन हो रहा था वो कहाँ तक जा रहा था, बाजारों में बिकने तक जा रहा था। तो एक नई चीज आपको देखने को मिलती है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है एक अर्थव्यवस्था से जुड़ते हैं, वो बाजार तक पहुंचते हैं। सरकार ने ग्रामीण अधीसंरचना में निवेश किया, जैसे सिंचाई, सड़कें, बिजली, ठीक है ना, उधार की सुविधा। तो ये सारी नई सुविधाएं जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों को सरकार के द्वारा दी गई। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, जो भी अपना जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसके द्वारा अपना आर्थिक विकास कर सके, वो क्षेत्र क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। तो ये आधारभूत सुविधाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाने लगी। नियमित बिजली आपूर्ति को कृषि विकास के लिए अनिवार्य माना गया। तो भाई बिजली जो है इंपॉर्टेंट है, तो बिजली आपूर्ति जो है वो इंपॉर्टेंट बन गई कृषि के विकास के लिए, और इसे अनिवार्य भी किया गया कई क्षेत्रों में। 2014 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ग्रामीण बिजलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल था। तो 2014 में आप देखेंगे एक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू करी गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बिजलीकरण को प्रोत्साहित किया गया कि भाई गांव में जो है बिजली जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और वहां पर बिजली को पहुंचाना चाहिए। मध्यम और बड़े किसानों की समृद्धि और वर्ग परिवर्तन, तो आप देखेंगे तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य गुजरात जैसे क्षेत्रों में प्रबल जातियों के संपन्न किसान कृषि लाभ को अन्य व्यापारों में निवेश करने लगे। तो जो बड़े किसान थे जिनके पास पैसा आया हरित क्रांति के बाद, तो उन्होंने क्या किया, उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया, ठीक है, और व्यापारों में निवेश करना शुरू किया, जिससे जो आर्थिक समृद्धि और बढ़ी इन क्षेत्रों के अंदर। नए ग्रामीण उद्यमी वर्ग का उदय हुआ इस टाइम। तो आप देखेंगे नए ग्रामीण जो उद्यमी वर्ग उभर कर आते हैं, ये किसान और उनके परिवार कस्बे और छोटे शहरों में जाकर नए आर्थिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग बन गए। ठीक है ना, तो आप देखेंगे रटन कहते हैं 1995 में ये चीज कि भाई जिनके पास जो पैसा हो गया, संपत्ति हो गई, तो वो क्या हो गए, वो एक व्यापारिक गतिविधि में सम्मिलित हुए और शहरों में जाकर बसने लग गए, और धीरे धीरे आप देखेंगे वो एक अभिजात वर्ग बनकर जो है उभरते हैं, जिनका एक राजनीतिक वर्चस्व आना शुरू हो जाता है उनके पास। ठीक है, पैसे से क्या आती है, उनके पास पावर आ जाती है और वो राजनीतिक रूप से जो सक्षम हो जाते हैं। उच्च शिक्षा, विशेषकर निजी व्यावसायिक महाविद्यालय ने इन समूहों को और मजबूत किया। ठीक है, उसके बाद उच्च शिक्षा जो आई, तो उच्च शिक्षा ने क्या किया भाई, इनको शैक्षिक तौर पर जो है संपन्न किया, इनको और इनकी समझ और ज्यादा विकसित हुई। ठीक है, और ये जो थे और ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आते हैं। उनके बच्चे श्वेत कॉलर नौकरियां, व्यवसाय और नगरी मध्य वर्ग का हिस्सा बन गए। ठीक है, तो अब ये जो लोग थे जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अब इनके जो बच्चे थे तो इन बच्चों ने जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको छोड़ दिया। ठीक है, ये क्या बन गए भाई, श्वेत कॉलर बन गए, यानी नौकरियों में जाने लग गए ये लोग, व्यवसाय करने लग गए, या जो नगर क्षेत्र थे वहां पर जो था मध्य वर्ग का जो था वो हिस्सा बनने लग गए। ठीक है, तो एक नए बदलाव आप देखते हैं समाज में होता है।
क्षेत्रीय समानताएं बढ़ती हैं। तेजी से विकसित क्षेत्र, तो पुराने भूस्वामी वर्ग ने खुद को उद्यमी और ग्रामीण नगरीय अभिजात वर्ग में बदल दिया। यानी जो पुराने पहले भूस्वामी होते थे, अब वो क्या हो गए, नगर क्षेत्र में आ गए, उन्होंने उद्यम करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। तो अब वो जब नगर में आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, अभिजात वर्ग बन जाते हैं। जो ग्रामीण संपन्न लोग थे, अब वो जब शहरों और नगरों की तरफ आते हैं तो वो अभिजात वर्ग बनकर उभरते हैं। पिछड़े क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, तो भूमि सुधार यहाँ पर आप देखेंगे कमजोर था। ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता और पुनर्वितरण के साधनों की कमी थी, तो यहाँ पर राजनीतिक जो अस्थिरता थी, यानी राजनीतिक कभी किसी की सरकार बन गई, कभी किसी की सरकार बन गई, तो जो नियम बनाए जाते थे वो लागू ही नहीं हो पाते थे। ठीक है ना। और जो जमीनें थी उनका पुनर्वितरण हो ही नहीं पाता था। कृषि संरचना और लोगों के जीवन दशा में सीमित बदलाव, तो आप देखेंगे भाई जो कृषि संरचना थी उसमें आप देखेंगे बहुत सीमित बदलाव आता है। ठीक है। उनके जीवन जो स्तर है उतना अच्छे से बदल नहीं पाता। ठीक है। आज भी वो बहुत सारे लोग जो वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में वही जीवन व्यतीत कर रहे थे जो कई साल से कर रहे थे। केरल विशेष मामला, अगर आप केरल में देखेंगे कुछ बदलाव देखने को मिलता है। विकास की प्रक्रिया यहाँ पर आपको अलग देखने को मिलती है। यहाँ पर राजनीतिक गतिशीलता और पुनर्वितरण नीतियों का असर देखने को मिलता है। यानी एक अच्छी सरकार थी, अच्छा काम कर रही थी, तो यहाँ पर जो भी नीतियां बनाई गई थी पुनर्वितरण संबंधित, तो उनको अच्छे से लागू किया गया। ठीक है। खाड़ी देशों से प्रवासी मजदूरी रेमिटेंस ने ग्रामीण जीवन बदल दिया, और खास जो ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव किया वो प्रवासी मजदूरों ने किया, जो बाहर जाते थे वहां पर पैसा कमाते थे और वहां से पैसा जो है इन ग्रामीण क्षेत्रों में भेजते थे। तो वहां की ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर आधारित ना रहकर मिश्रित हो गई। ठीक है। तो अब लोग थे भाई वो विदेशों में काम कर रहे हैं, वहां से पैसा भेज रहे हैं और यहाँ पर पैसा आ रहा है, तो उस पैसे को वो लोग और इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ की जो व्यवस्था थी जो ग्रामीण ना रहकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है, जिससे इस क्षेत्र को काफी आर्थिक लाभ होता है, जिसमें खुदरा व्यापार और सेवाओं को बड़ा योगदान था। ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो जाती है, मिश्रित हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे खुदरा व्यापार भी शुरू होता है और सेवाएं भी जो है शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो केरल था वो एक ग्रामीण क्षेत्र ना रह के एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाता है और इस क्षेत्र का काफी विकास भी होता है। मजदूरों का संचार। ठीक है। तो कृषि के व्यापारीकरण और हरित क्रांति से प्रवासी कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ी। तो भाई जो कृषि का व्यापारीकरण हुआ तो इससे क्या हुआ कि जो लोग थे वो कहाँ जाने लगे, ऐसी जगह जाने लगे जहां पे उनको काम मिल रहा था। तो हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति ने भी क्या किया भाई, हरित क्रांति ने भी मजदूरों को उन क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए मजबूर किया जहां पर उनको अच्छे दाम पर जो है काम मिल रहा था। ठीक है। तो लोग क्या कर रहे थे, उन क्षेत्रों में प्रवास कर रहे थे जहां पे मजदूरी की दरें ज्यादा थी और जहां पे उनको नियमित काम मिल रहा था। भूस्वामी और मजदूरों के बीच का पारंपरिक संरक्षण संबंध टूट गया। यानी पहले जो भूस्वामी और मजदूरों के बीच एक पारंपरिक संरक्षण होता था कि वो उन्हीं के खेतों पे काम करते थे, वो व्यवस्था क्या होती है आपको खत्म होती हुई दिखाई देती है इस समय। संपन्न क्षेत्र जैसे पंजाब हरियाणा में मजदूरी की मांग और मजदूरी दरें अधिक होने से मौसमी पलायन शुरू हो गया। तो भाई जिन क्षेत्रों में अच्छा पैसा मिल रहा था पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में, तो लोग उस क्षेत्र में ज्यादा पलायन करने लगे क्योंकि वहां पर अच्छी मजदूरी मिल रही थी। प्रवासन के कारण क्या थे, तो देखिए हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में गहन कृषि, तो मजदूरी की अधिक मांग थी तो इसलिए वहां पर गए लोग। गरीबी और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जीविका का संकट था कि वहां पर भाई उनको अच्छे से काम नहीं मिल पाता था, पैसे नहीं मिल पाते थे, तो उन क्षेत्रों में जाना ज्यादा अच्छा पसंद करते थे जहां पर उनको अच्छी मजदूरी मिले। ग्रामीण असमानताओं के कारण परिवारों को बहु व्यवसायिक रणनीति अपनानी पड़ी। तो भाई ग्रामीण असमानताएं थी, परिवारों के पास उतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया भाई, जमीनें नहीं थी, उतना उत्पादन नहीं हो पाता था, तो इसलिए उन्होंने बहु व्यवसायिक रणनीति अपनाई कि भाई कि कुछ लोग खेती करेंगे और कुछ लोग घर के लोग जो हैं वो बाहर काम करेंगे। पुरुष मजदूर समय समय पर काम की तलाश में प्रवास करते हैं। ठीक है। और परिवार की महिलाएं और बच्चे गांव में रह जाते हैं। तो आप देखेंगे भाई पुरुष जो होते हैं वो काम की तलाश में बाहर जाते हैं, महिलाएं जो होती हैं घर परिवार और जो भी उनका खेत थोड़ा बहुत होता है उनको वो उन पे वो काम करती हैं। ठीक है। तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है प्रवासन में। प्रवासन के गंतव्य क्या थे, तो पंजाब और हरियाणा के खेत फसल कटाई के समय, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे ईंट भट्टे में लोग काम करते हैं जाके, और दिल्ली बेंगलोर जैसे शहरों में भवन निर्माण के काम। तो ये प्रवासन के जो थे गंतव्य स्थान आपको देखने को मिलते हैं भारत में। प्रवासी मजदूरों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन इन्हें फुटकुल लेबर यानी घुमक्कड़ मजदूर कहते हैं। इनका अर्थ है कि स्वतंत्र, ये जो है इसका अर्थ है स्वतंत्रता नहीं है बल्कि असुरक्षा और शोषण है। अक्सर इन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। तो कहते हैं भाई ये जो फुटलूज लेबर है यानी घुमक्कड़ मजदूर हैं, यानी जहां पर काम मिलता है वहां पर इनको ये काम के लिए जाते हैं, इनको कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। ठीक है ना। और इन कोई सुरक्षा का प्रावधान नहीं होता, असुरक्षित क्षेत्रों में काम करते हैं। ठीक है ना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई ये काम कर देते हैं लेकिन इनको मजदूरी भी नहीं दी जाती। ठीक है। तो ये भी मजदूरों की जो है स्थिति देखने को मिलती है उस समय।
स्थानीय मजदूरों की बजाय धनी किसान प्रवासी मजदूरों को चुनते हैं क्योंकि वे आसानी से शोषित हो सकते हैं, उन्हें कम मजदूरी देकर काम कराया जा सकता है। तो स्थानीय मजदूरों के बजाय लोग क्या करते हैं भाई, प्रवासी मजदूरों को ज्यादा चुनते हैं क्योंकि वो बाहर से आए होते हैं और कम पैसों में काम भी कर देते हैं, ठीक है, और जितना चाहे वो उनसे काम भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो लोग, अगर आप देखेंगे, लोग स्थानीय मजदूर से ज्यादा प्रवासी मजदूरों से काम करवाते हैं। विशेष प्रतिमान, कई जगह स्थानीय मजदूर ही चरम कृषि मौसम में काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं, वहीं कुछ जगह प्रवासी मजदूरों को स्थायी खेतों में काम के लिए लाया जाता है। तो कुछ जगह देखते हैं भाई खुद से जाते हैं भाई काम करने के लिए, और कुछ जगह लोगों पे लाया जाता है, जब जरूरत होती है तो कुछ बाहर से लोगों को बुला के वहां पे काम कराया जाता है, ठीक है। तो विशेष प्रतिमान भी है। यह स्थिति विशेष रूप से गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये स्थिति आप देखेंगे भाई, जो गन्ना उत्पादन क्षेत्र है, एक समय पे उसकी खेती होती है या उसकी कटाई होती है, तो उस समय जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय ये चीज आपको देखने को मिलती है। प्रभाव क्या पड़ता है, प्रवासन और काम की असुरक्षा से मजदूरों की जीवन दशा जो है वो खराब होती है, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह काम करते हैं, सुरक्षित माहौल नहीं होता है, बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। निर्धन क्षेत्रों में जहां पुरुष वर्ष भर बाहर काम करते हैं, वहां खेती का काम मुख्यतः महिलाओं के जिम्मे आ जाता है। और सबसे बड़ी प्रभाव ये पड़ता है कि भाई जब मजदूर, जब जो घर परिवार के जो पुरुष हैं वो बाहर काम करने जा रहे हैं, तो जो कृषि छोटी थोड़ी बहुत होती है उसकी पूरी जिम्मेवारी जो होती है वो महिलाओं पर आ जाती है। इससे कृषि मजदूरों का महिलाकरण हुआ है। तो इससे आप देखेंगे कृषि मजदूरों में महिलाएं जो है आपको ज्यादा कार्य दिखाई देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। महिलाएं समान काम के लिए पुरुषों से कम मजदूरी भी पाती हैं। तो कई जगह आप देखेंगे भाई महिलाएं जो भी हैं वो भी क्या करती हैं, कृषि क्षेत्रों में काम करती हैं, लेकिन उनको हमेशा पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है, ये भी देखने को मिलता है। भूमि स्वामित्व और अधिकारों से महिलाएं अब भी वंचित हैं। और आपने ये भी देखा होगा भाई, महिलाओं को जो है वो भूमि स्वामित्व नहीं दिया जाता, यानी महिलाओं को जो है भूमि में अधिकार नहीं दिया जाता। तो आज भी आप देखेंगे जो है महिलाओं के साथ ये भेदभाव हो रहा है कि जमीनों में उनको जो है हक नहीं दिया जा रहा। भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज, ठीक है, यानी ग्रामीण समाज में अगर आप देखेंगे तो भूमंडलीकरण या उदारीकरण का क्या प्रभाव हुआ। तो भारत ने 1980 के दशक के उत्तरार्ध से उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों को अपनाया था। इसका असर कृषि और ग्रामीण समाज पर गहरा पड़ा, ठीक है। तो भारत ने क्या किया भाई, जब भूमंडलीकरण या उदारीकरण या कह सकते हैं भारत में जब नई आर्थिक नीति अपनाई थी, जिसके तहत ये था कि भाई नए आर्थिक बदलाव लेकर आना था, तो उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखेंगे आप गहरा प्रभाव पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, डब्ल्यूटीओ की सदस्यता के बाद भारत को अपने बाजार विदेशी आयात के लिए खोलने पड़े। तो भाई डब्ल्यू, क्योंकि हमने जब नई आर्थिक नीति अपनाई, तो नई आर्थिक नीति अपनाने का मतलब यही था कि हमें क्या करना है, नए आर्थिक बदलाव करने हैं, जिसके तहत जो भी विदेशी सामान है वो हमारे देश के अंदर आकर बिकेगा, ठीक है, यानी हर चीज जो है भारत के अंदर आएगी, ठीक है ना। आयात और निर्यात के जो द्वार थे वो खोल दिए गए। स्थानीय किसानों को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी सीधी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ गई। यानी पहले क्या था कि भाई जो देश के अंदर उत्पादन होता था ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, तो वो जो था यहाँ के लोग उनका ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब क्या किया गया भाई, नई आर्थिक नीति आई, तो उसके तहत भाई विदेशी जो सामान है वो भी भारत में आएगा और वो भी यहाँ पर बिकेगा। तो इससे क्या हुआ, भारत में जो है भारतीय किसानों को क्या मिला, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, ठीक है। आयातित फल सब्जियां और यहां तक कि गेहूं जैसे अनाज ने आत्मनिर्भरता की नीति को चुनौती दी। यानी अब बाहर से हर एक प्रोडक्ट आ सकता था देश के अंदर, तो चाहे वो फल सब्जी हो चाहे अनाज हो, हर तरफ जो है किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ा। संविदा खेती की शुरुआत हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे पेप्सिको किसानों को आलू, टमाटर, फूल, अंगूर जैसी फसलें उगाने का अनुबंध देती हैं। तो संविदा खेती क्या होती है भाई, एक कंपनी आएगी और वो कंपनी क्या करेगी भाई, एक खेत होगा, उस खेत पर कहेगी भाई कि आप जो है ये फसलें का उत्पादन करें, हम आपको पैसा देंगे और उसके बाद हम आपसे ये फसलें खरीदेंगे। तो ये एक चीज नई शुरू हुई। कंपनियां बीज, पूंजी और तकनीक उपलब्ध कराती हैं और उपज को निश्चित मूल्य पर खरीद भी लेती हैं, ठीक है। तो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी, चाहे वो बीज हो गया, पूंजी हो गई, तकनीक हो गई, और उसके बाद जो आपका उत्पादन होता है उसको वो खरीद भी लेते हैं। इससे किसानों को बाजार की गारंटी मिलती है, परंतु वे कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं और खाद्यान्न उत्पादन की जगह निर्यातोन्मुखी फसलों उगाने लगते हैं। तो इससे नुकसान यही हो गया भाई कि अब लोग क्या करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो निर्यात करने वाली फसलें हैं उसका उत्पादन शुरू कर देंगे, और जो खाद्यान्न फसलें होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, कम होने लग जाती हैं। अत्यधिक रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरणीय संकट भी बढ़ा है। तो भाई प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हाई किस्म की बीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो सकता है भाई, पर्यावरणीय संकट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे एक समस्या उत्पन्न होती है। कृषि इनपुट कंपनियों की भूमिका, बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों के एजेंट किसानों के लिए मुख्य सूचना स्रोत बन गए। तो आप क्या देखेंगे भाई, जो कीटनाशक
और जो बीजें वगैरह थी, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो एजेंट आते थे वो किसानों को भाई प्रोत्साहित करते थे कि आप हमारी खाद लें, हमारी बीज लें, ठीक है ना, और इससे क्या करें, आप उत्पादन करें, तो इससे क्या होगा, आपको जो है ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे भाई कि बहुत सारी जो लोग, जो कंपनियां थी, ठीक है ना, वो एजेंटों को कहाँ भेजती हैं, किसानों के पास भेजती हैं कि भाई आप हमारी बीजों और इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है। इससे किसानों के महंगे कृषि साधनों पर निर्भरता बढ़ती है, लाभ घटा और ऋणग्रस्त हो जाता है। हाँ, तो भाई क्या करते हैं जो एजेंट जब किसानों के पास आते हैं, कंपनियों के एजेंट, कि भाई आप हमारी जो है जो भी हमारे, चाहे खाद हो गई चाहे बीज हो गई, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो किसान क्या आते हैं भाई, कई बार बहकावे में आके उनसे महंगी बीजें और महंगे कीटनाशक ये सारी चीजें ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि भाई जब मानसून वगैरह नहीं आता है या उस तरह की जो कृषि नहीं हो पाती है, तो जो उन्होंने ऋण लेकर ये सारी सुविधाएं ली होती हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे वो कीटनाशक हो, जब उनका उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता तो इनके पास कर्जा जो होता है और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे किसान की जो स्थिति होती है वो काफी खराब हो जाती है। एक तो उनको लाभ घाटा होता है, दूसरा ऋणग्रस्तता होती है, ठीक है। तो एक तो लाभ नहीं हो रहा होता, दूसरा उनके ऊपर क्या होता है, कर्जा बढ़ता चला जाता है। जोखिम और संकट, सरकारी रियायतें कम होने से लागत तेजी से बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट भी कई बार क्या करती है भाई, जो सरकारी बहुत सारी छूट दी होती है उनको खत्म करती है गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है कि जो लागतें होती हैं कृषि पर वो और ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, जिससे किसान को और ज्यादा समस्याएं आने लगती हैं। बाजार अस्थिर है, मौसम अनिश्चित है और किसान अक्सर कर्ज लेकर निवेश करते हैं। तो सबको पता है भाई कृषि जो है अनिश्चितता होती है, ऐसा नहीं कि भाई हमेशा फसल अच्छी होगी, कई बार मौसम अच्छा होता है, कई बार खराब होता है। तो इससे क्या होता है कि भाई उत्पादन पर फर्क पड़ता है, जिससे क्या होता है किसान अक्सर जो है वो कर्ज लेकर ही निवेश करता है और कई बार उसे घाटा भी इसमें सहना पड़ता है। नतीजतन ऋणग्रस्त और आत्महत्या जैसे गंभीर सामाजिक संकट सामने आते हैं। यानी जब एक किसान इतना सारा पैसा लेकर कृषि उत्पादन करता है और बाद में किन्हीं कारणों से अगर उसकी फसल खराब हो जाती है और वो जो उसने ऋण लिया है, जो निवेश किया था, वो उसको चुका नहीं पाता है, तो उसके ऊपर जब दबाव डाला जाता है तो उसके पास एक ही विकल्प बचता है, आत्महत्या का। तो बड़े पैमाने पर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जो है वो आत्महत्या करते हैं इन समस्याओं के कारण। सरकारी कार्यक्रम और पहल, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा में फसल सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं ताकि किसानों को फायदा हो सके। तो उसमें सबसे पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे फसल को सुरक्षित किया जा सके। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, यानी ग्रामीण विकास और कृषि में सुधार किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण नगरीय मिशन और सतत कृषि मिशन, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड, यानी जो आसान ऋण सुविधा दी जाए किसानों को ताकि वो आसानी से खेती कर सके। इन योजनाओं से किसानों के लिए एकीकृत सहायक और जीवन स्तर सुरक्षा के रास्ते खुले। तो इनसे क्या होता है भाई, ये जो कुछ कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं तो इससे किसानों को राहत मिलती है और वो जो कृषि से संबंधित क्रियाकलाप है कर पाते हैं, ठीक है ना, और सरकारी प्रोत्साहन मिलता है। तो इनको क्या मिलता है भाई, एक प्रोत्साहन मिलता है और वो अच्छे से जो है खेती वगैरह कर पाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, उनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।